हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से एक टर्न अराउंड स्टोरी, टर्न अराउंड बिजनेस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का भी काफी रिक्वेस्ट था। सो इनके Q4 के रिजल्ट एंड कौन कॉल आ चुका है, तो इनका समझेंगे कि बिजनेस मॉडल पहले क्या था, अभी किस चीज पे फोकस कर रही है कंपनी, एंड आगे का कैसा गाइडेंस है, प्लस ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कैसी लगती है इस बिजनेस के अंदर। सो सबसे पहले अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कुछ टाइम पहले तक कॉर्पोरेट बुक के ऊपर काफी फोकस करता था। अराउंड 25-30% जो बुक है इनका वो कॉर्पोरेट लोन होता था। जो आपके रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनको कंपनी लोन देती थी। देन 2015 से 2019 2020 तक जो आपका एनपीए का साइकिल चला उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए, एंड इस कंपनी का एसेट क्वालिटी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आया। इनके जो अभी करंट एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर गिरीश, उन्होंने लगभग 2 साल पहले ज्वाइन किया था इस कंपनी को, एंड एक तरीके से उन्होंने इस पूरे टर्न अराउंड स्टोरी को लीड किया है। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया था 3-4 बड़े चैलेंजेस थे पीएनबी हाउसिंग के पास में। सबसे पहला चैलेंज था कैपिटल का, एंड लेंडर के पास अगर कैपिटल नहीं है तो आई मीन ग्रोथ तो दूर की बात है, सस्टेनेबिलिटी भी एक इशू बन जाता है उनके लिए। सो 2000 करोड़ 2400 करोड़ का उन्होंने एक राइट इशू वहां पे रेज किया। देन दूसरा चैलेंज था एसेट क्वालिटी का। अगर आप पीएनबी हाउसिंग का तब का ग्रॉस एनपीए देखोगे तो अराउंड 9% का एनपीए था इस कंपनी का, एक सिक्योर्ड लेंडर एंड 9% का ग्रॉस एनपीए। आई मीन अगर आप अभी ये जो पूरा माइक्रो फाइनेंस का जो बैड साइकिल हुआ है, इसमें हार्डली आपको कोई माइक्रो फाइनेंस की कंपनी दिखेगी बैंक्स में या फिर एनबीएफसीज में जिसका ग्रॉस एनपीए 7-8% तक गया हो, जबकि ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग है। एंड वहां पे पीएनबी का सिक्योर्ड बुक के अंदर जो ग्रॉस एनपीए वो 9% के आसपास था। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ग्रॉस एनपीए का 9% से 3% एंड 2%, एंड अभी फिर बिलो 2% वो उसको लेकर के आए हैं। तीसरा चैलेंज था ग्रोथ को लेकर के। आपका एसेट क्वालिटी अगर खराब है तो ऑफकोर्स आप ग्रोथ का तो सोच भी नहीं सकते। सो इन्होंने वहां पे एक न्यू स्ट्रेटेजी बिल्ड करी, एंड फोकस जो है वो 2 सेगमेंट के ऊपर रखा प्राइमरी। एक तो आपका इमर्जिंग मार्केट जिसको नियर प्राइम भी बोलते हैं, एंड तीसरा फोकस इन्होंने बिल्ड किया अफोर्डेबल सेगमेंट के ऊपर। सो अगर हम हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का पूरा मार्केट देखें कि किस किस कैटेगरी में मार्केट है, सबसे ऊपर मार्केट आता है आपका सुपर प्राइम कैटेगरी का, जहां पे आपके जो बड़े बैंक्स हैं वो डील करते हैं, बिकॉज उनके पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एडवांटेज होता है। तो जहां पे टिकट साइज आप देखते हो 1 CR अबव 1 CR, इस रेंज के नॉर्मल टिकट साइज होते हैं। दूसरा आपका मार्केट आता है प्राइम का। प्राइम में आप मोस्टली देखोगे जो बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, जैसे अभी बजाज हाउसिंग है, पहले एचडीएफसी लिमिटेड भी होती थी। सो उनका ये टारगेट मार्केट रहता है। पीएनबी हाउसिंग का भी जो अराउंड 73% जो बुक है वो प्राइम कस्टमर से आता है, प्राइम लोन से आता है। तीसरा आपका होता है जिसको इमर्जिंग मार्केट भी बोलते हैं, नियर प्राइम भी बोलते हैं, मतलब जो 30-40-50 लाख के बीच में टिकट साइज का जो लोन होता है वो आपका इमर्जिंग मार्केट हो गया। एंड फोर्थ आपका आता है अफोर्डेबल। अब अफोर्डेबल में दो कैटेगरी है, एक तो होता है आपका इन फॉर्मल एंड दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। अफोर्डेबल में फॉर्मल में आपका आता है जो सैलरीड कस्टमर जो है वो मतलब फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है, मतलब वो किसी वेल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है या फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब है, 40-50 थाउजेंड का मंथली इनकम है। सो वो आपका हो गया फॉर्मल कस्टमर। सेम सेल्फ एम्प्लॉयड में भी फॉर्मल में भी आते हैं कई सारे कस्टमर जिनका मतलब कोई ऐसा बिजनेस है जिसपे डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर इकोनॉमी में कुछ भी अप डाउन होता है, तो उनको बोलते हैं फॉर्मल कस्टमर अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर। दूसरा आता है आपका अफोर्डेबल में इनफॉर्मल। मतलब जैसे आप होम फर्स्ट का कस्टमर बेस देखोगे तो इवन दो उनका 70% कस्टमर सैलरीड कस्टमर है, लेकिन वो जो जॉब करते हैं वो काइंड ऑफ एक तरीके से इनफॉर्मल कैटेगरी के अंदर आएगा। कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई किसी शॉप के ऊपर जॉब कर रहा है जहां पे इनस्टेबिलिटी ज्यादा है। एंड सेम उनका अगर सेल्फ एम्प्लॉयड का भी कस्टमर बेस है तो वो भी ऐसे ही होता है, जिसका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, एंड अगर कल को इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उनके बिजनेसेस पे सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है। सो वो आपका हो जाता है इनफॉर्मल कैटेगरी के अफोर्डेबल कस्टमर्स, जिनको मेनली आपके वो सारे कंपनीज टारगेट करते हैं, जो होम फर्स्ट हो गया, आवास हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, वो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं। पीएनबी का जो जो दो सेगमेंट पे इन्होंने बिल्ड किया है वो है, एक तो इनका नियर प्राइम इमर्जिंग मार्केट जिसको बोलते हैं, एंड दूसरा है अफोर्डेबल में फॉर्मल वाला, जहां पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं है उन कस्टमर्स की इनकम के ऊपर। सो ये दोनों सेगमेंट के ऊपर कंपनी ने फोकस करना स्टार्ट किया लास्ट 2-3 सालों के अंदर, एंड ये पूरा टर्न अराउंड इन्होंने लीड किया है। अच्छी ग्रोथ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है बिकॉज एनपीए का प्रॉब्लम इन्होंने रिजॉल्व करा है, प्लस मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। क्योंकि आप प्राइम से इमर्जिंग में या फिर अफोर्डेबल में क्यों जाते हो, बिकॉज वहां पे यील्ड अच्छा मिलता है। एट द सेम टाइम क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। जैसे इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप क्रेडिट कॉस्ट को कंपेयर करोगे प्राइम के कंपैरिजन में अफोर्डेबल में, हार्डली 10-20 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। तो मेरा प्रोविजन मुझे इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो यील्ड है
वो मुझे 150 से 200 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिलता है, यानी 1.5 से 2% मेरा मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इसीलिए कंपनी ने इन दोनों सेगमेंट के ऊपर फोकस किया, एसेट क्वालिटी को स्टेबल करा एंड एक अच्छी ग्रोथ हमने देखी है पीएनबी हाउसिंग से लास्ट 1-2 साल के अंदर। अब देखते हैं कि कंपनी के इस क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आए। सो Q4 के नंबर्स हम देखें या फिर फुल ईयर FY25 के नंबर्स देखें तो डिसबर्समेंट में 25% का ग्रोथ है एंड रिटेल डिसबर्समेंट कंपनी का 26% से ग्रो हुआ है। अब आप देखोगे कि अफोर्डेबल और इमर्जिंग जो है वो टोटल लोन बुक में एक्चुअली इनका 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन डिसबर्समेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, 36%। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इंक्रीमेंटली अभी भी इमर्जिंग और अफोर्डेबल वाले प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहा है, यानी मैनेजमेंट ये 25% कंट्रीब्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है। इनका मानना है कि ये जो 25% का कंट्रीब्यूशन है हमारे इमर्जिंग और अफोर्डेबल का, इसको और बढ़ाना है, इसीलिए डिसबर्समेंट में इन दोनों प्रोडक्ट से 36% का कंट्रीब्यूशन आया। देन टोटल लोन बुक आप देखोगे कंपनी का 16% का ग्रोथ है, लेकिन जो रिटेल लोन बुक है उसमें 18% का ग्रोथ है। टोटल बुक क्यों कम है, बिकॉज जो इनका कॉर्पोरेट का बुक है उसको ये कंपनी रन डाउन कर रही है, लगभग 50-55% से वो डी ग्रो हुआ है इस पूरे साल में, इसलिए टोटल बुक 16% है। रिटेल बुक जो 3 मेन प्रोडक्ट है, प्राइम, इमर्जिंग और अफोर्डेबल, उसमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। देन इनका अगर आप अफोर्डेबल बुक देखोगे तो उसमें बहुत एग्रेसिव ग्रोथ कर रहा है पीएनबी हाउसिंग, 183% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर 1800 करोड़ का बुक था, अभी ये 5070 करोड़ का बुक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिकवरीज फ्रॉम रिटर्न ऑफ पूल। तो एक्चुअली जो पीएनबी हाउसिंग का पैड ग्रोथ आप देखते हो कि 30% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, एंड ये जो पूरा स्टॉक का भी री रेटिंग हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रोल इस वाले सेगमेंट की तरफ से आया है, रिकवरीज फ्रॉम रिटर्न ऑफ पूल, जो कि आप देखोगे इस पूरे साल में 336 करोड़ का रिकवरी था, लास्ट ईयर 100 करोड़ का था। सो इसकी वजह से एक्चुअली आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो करता है इन कंपैरिजन टू लोन बुक का ग्रोथ, जिसकी वजह से हमने ये री रेटिंग देखा है। एंड एसेट क्वालिटी आपकी जो करंट बुक है उसमें कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, तो ग्रॉस एनपीए आपका स्टेबल है, प्लस पुराने वाले एनपीए से आपको रिकवरी आ रही है, सो आपका पैट ग्रोथ काफी फास्ट हो जाता है। आरओए भी आप देखोगे तो 2.2% का आरओए 2.55% हो गया। सो रिजल्ट्स ओवरऑल काफी अच्छे रिपोर्ट करे हैं इन्होंने। देन यहां पे आप देखोगे कि प्राइम जो इनका बुक है, जो मेन बुक है, अराउंड 73% यही कंट्रीब्यूट करता है, इसमें 12% की ग्रोथ है, बिकॉज मैनेजमेंट इसको स्लो पेस पे ग्रो कर रहा है। इमर्जिंग मार्केट 21% का ग्रोथ है और सबसे फास्ट पेस की ग्रोथ आई है इनके अफोर्डेबल बुक के अंदर। कॉर्पोरेट में जैसे हमने डिस्कस किया 53% से इन्होंने इसको डी ग्रो करा है, सो उसकी वजह से ओवरऑल बुक का ग्रोथ 16% के आसपास ही रहा है। एनपीए स्टेबल है 1.09% के आसपास। देन इनका अगर आप ज्योग्राफिकली प्रेजेंस देखोगे तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रखा है इन्होंने, मतलब नॉर्थ, वेस्ट, साउथ तीनों में 30 से 33% का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कहीं पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं लिया है कंपनी ने। देन कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत स्टेबल है कंपनी की, इनफैक्ट ये लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 15 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। इसका इंप्रूवमेंट का दो रीजन है, पहला तो इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ लास्ट ईयर, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में रेटिंग अपग्रेड हुआ था, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंप्रूव हुआ है। दूसरा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई है लास्ट 2 साल का, आप देखो तो चाहे एसेट क्वालिटी हो, पैड ग्रोथ हो, आरओई का नंबर हो, आरओई का नंबर हो, सारे मैट्रिक्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी कम है, इनफैक्ट बजाज हाउसिंग से भी काफी बेटर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इस कंपनी का। एंड इसको अगर इन्होंने सही से कैपिटलाइज किया अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर, तो बहुत बेटर ईल्ड्स और मार्जिन वगैरह कंपनी अचीव कर सकती है। देन फोकस कर आगे कंपनी का किस चीज पे फोकस है, तो एक तो रिटेल बुक को ग्रो करना है, उन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर मेन फोकस रहेगा। अफोर्डेबल को ऑफकोर्स टीयर 2 टीयर 3 मार्केट के अंदर कंपनी ग्रो करने का देख रही है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आरओए और आरओई में कंपनी कह रही है कि और इंप्रूव होगा। सो जब भी कोई लेंडर आरओए और आरओई में इंप्रूवमेंट की बात करता है तो उसका मतलब क्या है कि एसेट क्वालिटी में वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देख रहा है नियर टर्म में। सो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से। देन सेगमेंट वाइज अगर हम परफॉर्म आई मीन इससे पहले अगर ईल्ड वाइज अगर आप देखोगे तो क्यों कंपनी ने इमर्जिंग और अफोर्डेबल की तरफ फोकस किया, बिकॉज प्राइम में ईल्ड है इनका 9.2%, इससे 20 बेसिस पॉइंट इनको ईल्ड अच्छा मिलता है इमर्जिंग मार्केट के अंदर, और ओवरऑल 150 से 200 बेसिस पॉइंट अच्छा ईल्ड हो जाता है इनका अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर। तो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंपनी ने इन दोनों सेगमेंट की तरफ फोकस करना स्टार्ट किया लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। सेगमेंट वाइज अगर हम अफोर्डेबल पे बात करें तो उन्होंने 2023 में स्टार्ट किया था अपने अफोर्डेबल बुक को, एंड अभी ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का ये बुक हो चुका है, मतलब लास्ट आप 6-7 मंथ्स में देखोगे तो बुक ऑलमोस्ट डबल हो गया कंपनी के लिए। देन जो इनकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंस है एक तरीके से उसी को उन्होंने लेवरेज किया है, वही नॉर्थ साउथ वेस्टर्न रीजन में जो 30-33% प्रेजेंस है वहीं पे और ब्रांचेस ओपन किए इन्होंने अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए भी, एंड वहीं से ग्रोथ को लीड किया कंपनी ने।
कस्टमर प्रोफाइल इनका थोड़ा सा बेटर है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे वो जो बाकी स्पेसिफिक अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में। सो जैसे आप देखोगे इनके जो फॉर्मल कस्टमर्स हैं, चाहे सैलरीड फॉर्मल कस्टमर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर्मल कस्टमर हो, 70% लोन बुक कंपनी का फॉर्मल कस्टमर से आता है। जबकि आप वही होम फर्स्ट या इंडिया शेल्टर काइंड ऑफ कंपनी को देखोगे तो वो इनफॉर्मल कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका टिकट साइज भी थोड़ा सा हायर है। आई मीन कंपनी का ऑलमोस्ट 61-62% जो टिकट साइज है वो अबव 15 लाख है, जबकि इंडिया शेल्टर, आवास या होम फर्स्ट इनका एवरेज टिकट साइज 10 to 13 लाख के बीच में रहता है। सो थोड़े से हायर टिकट साइज पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। एंड थर्ड आप देखोगे क्रेडिट हिस्ट्री। आई मीन इनका न्यू टू क्रेडिट वाले जो कस्टमर्स है वो 12% है, जबकि उन सारे कंपनीज के जो न्यू टू क्रेडिट वाले कस्टमर्स होते हैं वो 15 to 20% के रेंज में होते हैं। सो थोड़ी सी बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के साथ में कंपनी डील कर रही है, इसलिए आप देखोगे यील्ड भी उनकी जितना नहीं है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा कंपनी का रिस्क प्रोफाइल भी वहां पे कम हो जाता है। इनका बाउंस रेट भी 11% है। इंडस्ट्री का जो बाउंस रेट है वो 15-16% है। अगर आप होम फर्स्ट का पीपीटी चेक करोगे तो लास्ट 2-3 साल में आप कभी भी कंपेयर करो, उनका जो बाउंस रेट है वो 14 to 16% के रेंज में रहता है। इनका इंडस्ट्री से बेटर है, उसके दो रीजन है। पहला तो बुक अभी न्यू है, हार्डली 2 साल हुआ है इस बुक को, तो जैसे जैसे बुक मेच्योर होगा थोड़ा थोड़ा और इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरा, कंपनी के जो कस्टमर हमने देखे वो थोड़े से बेटर क्वालिटी के हैं, तो ये दो रीजन है कि बाउंस रेट कम है। लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है इस पे कि आगे चल के जैसे जैसे हमारा अफोर्डेबल बुक ग्रो करेगा, हमारा बाउंस रेट बिल्कुल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आ जाएगा, बिटवीन 15-16%। डीपीडी वगैरह इसमें बिल्कुल स्टेबल है। ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर से और इंप्रूव हुआ है। प्लस ओवरऑल भी अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर काफी स्ट्रांग है, 99.8%। एंड रिटेल में रिकवरी कितनी हुई है, 178 करोड़। सो रिकवरी पूल काफी अच्छा है। प्लस प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो लास्ट ईयर इन्होंने 268 प्रॉपर्टी सेल करी थी, इस साल 537 प्रॉपर्टी सेल करी है, मतलब डबल कर दिया। यानी कलेक्शन पे, रिकवरी पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम करा है मैनेजमेंट ने लास्ट 1-2 साल में। वही रीजन है कि इतना इतना जबरदस्त ग्रोथ हमने प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देखा है। ग्रॉस एनपी आई मीन क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हम देखें तो लगातार इंप्रूव हो रहा है। और क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है कंपनी का, बिकॉज जो मेरा करंट बुक है उसमें मुझे प्रोविजन करने की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और जो पुराना मैंने राइट ऑफ कर दिया अपने बुक से उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है, तो मेरा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। एक्चुअली यही वाला टाइम था 2021 से 2023 के बीच में, जहां पे काफी सारे जो मिड साइज बैंक्स थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे, एंड जो आपके कुछ एनबीएफसीज थे माइक्रो फाइनेंस के अंदर, उन सबका प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था। आई मीन साउथ इंडियन बैंक को आपने उस टाइम पे देखा होगा, 6-7 रुपए का स्टॉक 25-30 रुपए हुआ था। उज्जीवन बैंक उस टाइम पे 10-12 रुपीज का स्टॉक था, 40-50 रुपीज तक गया था। तो उसका मेन रीजन ही यही था, क्योंकि इंक्रीमेंटल बुक उनका 14-15% पे ग्रो करता था, लेकिन जो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था वहां से रिकवरी बहुत फास्ट हो रही थी, और उन सारे लेंडर्स का जो बुक है वो 500%, 700% पे ग्रो कर रहा था। तो ये जो लेंडिंग बिजनेस है ये इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें जब रिस्क बढ़ता है तो सबसे पहले हमको एग्जिट करना होता है, बिकॉज आपको पता नहीं कि लेंडिंग का प्रॉफिटेबिलिटी कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और इसका अपोजिट भी सही है, जैसे अभी हम माइक्रो फाइनेंस के अंदर देख रहे हैं कि कुछ अर्ली इंडिकेशंस दिख रहा है, तो जैसे रिकवरी स्टार्ट होगी यही सारे अरमान, सतीन क्रेडिट केयर, इन सबका पैट आप देखोगे मल्टीफोल्ड ग्रो हो रहा है, एंड वहीं पे स्टॉक की री रेटिंग होती है। सो इसलिए ट्रैक करना और टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली लेंडिंग बिजनेस के अंदर। अभी इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऑफकोर्स नेगेटिव फेस में है, एंड इसीलिए पैट में इतना अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं हम कंपनी का। देन इनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें फुल ईयर बेसिस पे, तो रिटेल में आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम में 15% का ग्रोथ है, क्योंकि यील्ड थोड़ा सा कम हुआ है, प्लस कॉर्पोरेट बुक को आप डी ग्रो कर रहे हो तो इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम इफेक्ट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% से ग्रो हुआ है, बट पैट के अंदर 31% का ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत जबरदस्त मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वही रीजन है, आप देखो यहाँ पे प्रोविजन और राइट ऑफ कंपनी का 61% से डी ग्रो हुआ है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा प्रोविजन करना नहीं पड़ रहा, प्लस पुराना जो मैंने राइट ऑफ कर दिया वहां से इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है, जिससे मेरा पैड ग्रो 31% हो रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी जो मेन इनकम होता है लेंडर का, उसमें से 15% की ग्रोथ है, लेकिन पैट में 31% का ग्रोथ है। पूरे साल का भी आप अगर देखोगे, आई मीन कॉर्पोरेट को इंक्लूड करके, तो भी 28% का ग्रोथ है पैट में, बिकॉज मेरा जो प्रोविजन और राइट ऑफ है वो 192% से नीचे आया है, डिक्लाइन हुआ है। सो यहीं पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी मिल रही है पीएनबी हाउसिंग को। देन एवरेज यील्ड वगैरह देखो आप थोड़ा सा कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपनी की काफी स्टेबल है, स्प्रेड कम है, स्प्रेड अभी बहुत कम है इनका, मार्जिन भी आप देखोगे काफी कम है।
इसका रीजन ही यही है कि आप कॉर्पोरेट बुक को डीग्रो करते जा रहे हो, प्लस थोड़ा बहुत यील्ड पे प्रेशर आया है। सो ये ओवरऑल रिजल्ट है पीएनबी हाउसिंग का। अब देखते हैं कि कंपनी ने कॉन कॉल के अंदर कैसा गाइडेंस दिया है। नंबर्स तो बहुत अच्छे रिपोर्ट करे हैं, मतलब लोन बुक का ग्रोथ वगैरह अच्छा है, यील्ड थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि रिकवरी का पूल अच्छा आया है कंपनी के लिए। FY26 के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इनके टोटल ब्रांचेस अभी 356 हैं, इसको ये 500 तक लेके जाने का प्लान कर रहे हैं बाय FY27, यानी अगले 2 साल में लगभग 20% से कंपनी का ब्रांच एक्सपेंशन रहेगा। अब इसमें से 150 ब्रांचेस जो हैं वो कंपनी इसी साल ऐड करेगी FY26 के अंदर, एंड बाकी का जो 50 ब्रांचेस है वो FY27 में आएगा। प्लस ये जो 150 ब्रांचेस हैं इसमें से 100 ब्रांचेस कंपनी ओपन करेगी अफोर्डेबल बिजनेस के लिए, यानी ज्यादा फोकस उसी के ऊपर है, और बाकी के जो 50 ब्रांचेस है उसमें आपका प्राइम लोन प्लस आपका जो इमर्जिंग मार्केट है उनके ब्रांचेस ऐड होंगे। देन इसके बाद आई मीन मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है ये जो आपने निम में जो इंप्रूवमेंट देखा है 3.7 से 3.75% का, ये टेम्पररी गेन है, बिकॉज हमारा डिसबर्समेंट ग्रोथ अच्छा था Q4 में। आगे चल के जो हमारा निम है FY26 के अंदर वो बिटवीन 3.6 टू 3.7 ही रहेगा, मतलब निम में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, निम स्टेबल रहेगा FY26 के अंदर। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका 15 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है अभी तक, और इनका कहना है जो रेट कट अभी रिसेंटली हुए हैं आरबीआई की तरफ से उसका हमको बेनिफिट मिलेगा Q1 से, यानी अभी जो क्वार्टर चल रहा है, एंड नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में मैनेजमेंट कह रहा है हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 10 टू 15 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो जाएगा, यानी अभी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.84% है वो इनका 7.7% तक जा सकता है FY26 के अंदर। लेकिन इसे यील्ड में या स्प्रेड में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी वो सारा जो बेनिफिट है वो पास ऑन करेगी अपने कस्टमर्स को। तो स्प्रेड क्या नेगेटिव हो जाएगा या फिर निम पे कोई प्रेशर रहेगा, सो मैनेजमेंट एक्चुअली उसको भी डिनाई कर रहा है। इनका कहना है 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जो स्प्रेड हैं, जो मार्जिन के नंबर हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे पहला रीजन है कि हमारा जो अफोर्डेबल और जो इमर्जिंग बुक है इसका ग्रोथ हम कंटिन्यू रखेंगे FY26 के अंदर भी, यानी प्राइम बुक के कंपैरिजन में ये दोनों बुक का जो ग्रोथ है वो फास्ट रहेगा, और इन दोनों में यील्ड अच्छा है तो वहां से हमको स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरा, अफोर्डेबल में अभी यील्ड इनका अराउंड 11.7-12% के आसपास है, कंपनी कह रहा है इस यील्ड को हम और बढ़ाएंगे, 12.65% तक यील्ड लेके जाने का इनका टारगेट है। सो एक तो ओवरऑल जो हायर यील्डिंग प्रोडक्ट है उस पर फोकस है, दूसरा उन प्रोडक्ट में भी यील्ड और इंक्रीज करेगी कंपनी, तो वहां से एक और प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड तीसरा, कंपनी का कहना है कि इस साल हम कॉर्पोरेट बुक में प्लस एक लैप वाला जो प्रोडक्ट है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उस पर फोकस करेंगे। सो उन दोनों में भी यील्ड थोड़े से बेटर होते हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं ये हमारे मार्जिन को और यील्ड को प्रोटेक्ट करेगी। इवन दो जो बेनिफिट हमको मिलेगा वो हम पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को, लेकिन यील्ड पे प्रेशर नहीं आएगा, मार्जिन पे प्रेशर नहीं आएगा, मार्जिन कंपनी सस्टेन रखेगी। देन क्रेडिट कॉस्ट पे एक और पॉजिटिव गाइडेंस दिया है इन्होंने कि FY25 में हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट था वो नेगेटिव रहा है, FY26 में भी हमारा क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव रहेगा, पूरे साल नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट रहेगा, बिकॉज अभी भी इनका जो रिकवरी पूल है उसका बहुत बड़ा अमाउंट अभी आना है FY26 में। लगभग 1000 करोड़ का इनका रिकवरी बुक है कॉर्पोरेट के अंदर, 400 करोड़ का रिकवरी बुक है रिटेल के अंदर। इस साल इन्होंने टोटल 537 प्रॉपर्टीज को सेल किया है, रिटेल प्रॉपर्टीज को। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जब हम रिटेल प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं या उसका ऑक्शन करते हैं तो उसमें हमको कोई लॉस नहीं लेना होता है, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ऑलमोस्ट हम उतना ही रिकवर कर लेते हैं। हाँ, अगर कॉर्पोरेट का एसेट जब हम रीसेल के लिए जाते हैं या ऑक्शन के लिए जाते हैं तब हमको 10-20 या 30% तक का हेयर कट लेना पड़ता है। सो रिटेल बुक में कंपनी कह रही कि कोई हेयर कट नहीं लेना पड़ता, और इस साल भी अच्छा रिकवरी पूल आएगा, जिसकी वजह से FY26 में भी जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है वो नेगेटिव रहेगा हमारा। देन एसेट क्वालिटी को लेकर तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एनपी आगे चल के टारगेट है बिलो 1% हम करेंगे आगे चल के। बाकी अगर हम ग्रोथ वगैरह पे देखें तो कंपनी का कहना है कि डिमांड काफी इंप्रूव हुई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएम आवास योजना 2.0 लॉन्च किया गया है, डिमांड काफी अच्छा है। एंड ओवरऑल FY26 हमारा FY25 से बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें हैं। FY25 में एक तो रेट काफी एलिवेटेड लेवल्स पे थे जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिमांड पे प्रेशर था। दूसरा, FY25 में एसेट क्वालिटी में भी हम प्रॉब्लम देख रहे थे, ओवर लेवरेजिंग का इशू था, प्लस और जो अनसिक्योर लोन्स है वहां पे एनपीए हो रहे थे। लेकिन FY26 में ये तीनों चीजें इंप्रूव हो रही है, रेट कट हो रहा है और ये डिमांड को और बूस्ट करेगा, तो FY26 हमारा बेटर रहेगा। ग्रोथ को लेकर भी मैनेजमेंट का कहना है कि काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड गाइडेंस दिया है इन्होंने 18% की ग्रोथ का। रिटेल बुक की अगर हम बात करें तो उसका गाइडेंस है 18% का ग्रोथ इन FY26। देन बीटी आउट पे इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट शेयर करा है। सो बीटी आउट बेसिकली क्या होता है, जैसे होम फर्स्ट का कोई कस्टमर अगर पीएनबी के पास में जाता है तो होम फर्स्ट के लिए वो हो गया बीटी आउट और पीएनबी के लिए वो हो गया बीटी इन।
इस कंपनी का पूरे साल में जो बीटी आउट था वो 6% था, बीटी इन जो था वो 8% था। तो नेट नेट क्या हुआ, बीटी इन यानी ज्यादातर कस्टमर्स मेरे पास दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आए हैं, सो इनके लिए ये पॉजिटिव चीज है। अब उसमें से 21 से 22% जो इनका बीटीएन आया है वो अफोर्डेबल सेगमेंट से आया है, यानी ज्यादातर दूसरी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने स्विच किया है पीएनबी हाउसिंग के पास में। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि इनकी जो यील्ड है वो काफी कम है अगर हम उनको बाकी कंपनी से कंपेयर करें। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि डायरेक्टली होम फर्स्ट या आवास या इंडिया शेल्टर के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने स्विच किया है पीएनबी हाउसिंग की तरफ, क्योंकि उन सारी कंपनीज का अगर आप लास्ट 2-3 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उनका बीटी आउट का जो रेट है वो उसी रेंज में रहता है, 5% से 8%। तो किसी भी उनमें से कंपनी का जो बीटी आउट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन निकालें कि पीएनबी हाउसिंग ने उनके कस्टमर्स को गेन किया है। मे बी अनलिस्टेड स्पेस में या बाकी जो और कंपनीज हैं उनके कस्टमर्स को इन्होंने बीटी इन आया उनका, लेकिन इन सारे कंपनी से ऐसा लगता नहीं है कि वहां से गेन किया है कंपनी ने। नाउ लास्टली गाइडेंस पे फोकस करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली अगले 2 साल का गाइडेंस दिया है, FY26 का एंड FY27 का। सबसे पहला तो गाइडेंस वही टोटल बुक का है, 18% का ग्रोथ ये कंपनी टारगेट कर रही है। अफोर्डेबल बुक इनका कहना है कि अभी हमारा 5070 करोड़ है, FY26 में जो हमारा बुक है वो 9500 करोड़ का हो जाएगा। यानी YOY लेवल पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 88 से 90% का ग्रोथ ये कंपनी टारगेट कर रहा है अपने अफोर्डेबल बुक के अंदर। बहुत एग्रेसिवली फोकस है इस बुक का। 23 में स्टार्ट हुआ है, अभी तक ऑलरेडी 5000 करोड़ है, 9500 करोड़ लेके जाने का प्लान है बाय FY26। देन कॉर्पोरेट में कंपनी कह रही है कि 1500 से 2000 करोड़ का हम डिसबर्समेंट करेंगे, मतलब जो पुरानी कॉर्पोरेट बुक थी उसको तो रन डाउन कर दिया है। इंक्रीमेंटली इनका कहना है कि रियल एस्टेट काफी अच्छा कर रहा है, अगले 3-4 साल 5 साल डिमांड अच्छी रहेगी, तो जो अच्छे डेवलपर्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिसबर्समेंट करेंगे, थोड़ा सा ग्रोथ इंक्रीज करेंगे इस साल। 1500 से 2000 करोड़ का डिसबर्समेंट करेगी कंपनी। देन आरओई सेम रेंज में रहेगा, 2.5 से 2.6%। अभी इस साल 2.55% था, तो लगभग इसी रेंज में रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव रहेगा जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एंड मार्जिन स्टेबल रहेंगे 3.6 से 3.7% के रेंज में। प्लस एक और रेटिंग अपग्रेड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है FY26 में, बिकॉज इनका कहना है कि अच्छा खासा ग्रोथ हमने करा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बिजनेस इंप्रूव हुआ है, आरओई का नंबर इंप्रूव हुआ है 13% के आसपास, तो रेटिंग अपग्रेड हमारा FY26 में भी होना चाहिए। नाउ FY27 के लिए कंपनी का सबसे पहला गाइडेंस है अफोर्डेबल बुक को लेकर के। कंपनी कह रहा है कि FY27 में ये बुक हमारा 15,000 करोड़ हो जाएगा। सो अभी है 5070 करोड़ और FY27 में बोल रहे हैं ये 15,000 करोड़ तक हो जाएगा। यानी अगर आप ग्रोथ का अगर देखो तो लगभग 73-74% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है अपने अफोर्डेबल बुक के अंदर। सो अगेन वही काफी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है इनका। इमर्जिंग बुक जो अभी अराउंड 14,000 करोड़ है, कंपनी कह रहा है बाय FY27 ये हमारा 25,000 करोड़ हो जाएगा। यानी इसमें कितना ग्रोथ टारगेट कर रही है कंपनी, 33 से 34%। और जो इनका प्राइम लोन बुक है जो कि अभी अराउंड 56,000 करोड़ के आसपास है, उसका गाइडेंस है कि वो 60,000 करोड़ हो जाएगा बाय FY27। यानी उसमें बहुत कम ग्रोथ कंपनी प्लान कर रहा है, हार्डली 3-4% का। टोटल रिटेल बुक का इनका गाइडेंस है कि जो अभी 75,000 करोड़ पे है उसको हम 1 लाख करोड़ पे लेके जाएंगे बाय FY27। तो ओवरऑल बुक लेवल पे अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कंपनी 16-17% का ग्रोथ टारगेट कर रही है अगले 2 साल के लिए, जिसमें बड़ा पार्ट रहेगा ऑफकोर्स अफोर्डेबल और इमर्जिंग मार्केट का। सो इनका कहना है अफोर्डेबल इमर्जिंग हमारा 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है अभी टोटल बुक के अंदर, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम 40% तक लेके जाएंगे बाय FY27। यही रीजन है कि अभी भी डिसबर्समेंट में 36% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं दोनों बुक से आता है। एंड उसके साथ में कॉर्पोरेट बुक को भी थोड़ा बहुत ग्रो करेगी कंपनी। एक जो थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि इनका जो ये जो रिकवरी वाला जो पॉइंट है, जो क्रेडिट कॉस्ट इनका नेगेटिव है, वो FY26 तक रहेगा। FY27 में कंपनी का रिकवरी वाला जो पूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे इनका क्रेडिट कॉस्ट पॉजिटिव होना शुरू होगा। इन्होंने गाइडेंस दिया है कि FY27 में जो हमारा क्रेडिट कॉस्ट है वो 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रहेगा। मतलब बुक मिक्स यही रहेगा, 60% प्राइम लोन, 25% आपका इमर्जिंग मार्केट एंड बाकी का जो आपका 15% है वो आएगा अफोर्डेबल बुक से। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट कंपनी 25 बेसिस पॉइंट के आसपास गाइड कर रही है FY27 में। तो अगर FY27 में आपका क्रेडिट कॉस्ट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आपका आरओए जो अभी तक मेनली बेनिफिट कर रहा था उसको रिकवरी पूल से, वो अवेलेबल नहीं होगा। सो मे बी आरओए का नंबर अगर आप इनका रिकवरी पूल को एक्सक्लूड करके देखोगे तो आई थिंक 2% या 2.1% के आसपास आता है। बट मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इवन दो रिकवरी पूल अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास FY27 में, स्टिल अपने आरओए को हम 2.5-2.6% तक लेके आ जाएंगे बिना रिकवरी पूल के भी। एंड वो कहां से होगा, बिकॉज इनका मार्जिन इंप्रूव होगा।
कंपनी कह रही है FY26 में तो हमारा मार्जिन आपको 3.6 3.7% के रेंज में दिखेगा, लेकिन FY27 तक हमारा जो मार्जिन है वो 4% क्रॉस कर देगा। बिकॉज वही दोनों जो बुक है इनके, इमर्जिंग मार्केट और अफोर्डेबल, जो कि अभी सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड FY27 तक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 40% हो जाएगा। तो ये सारे लीवर्स हैं जो इनके मार्जिन को पुश करेगा, एंड इवन दो रिकवरी पूल नहीं होगा फिर भी ROA 2.5-2.6% के रेंज में कंपनी अचीव कर लेगी। सो ये पूरा गाइडेंस है, एनालिसिस है PNB हाउसिंग का। अच्छा ग्रोथ है, आगे का गाइडेंस भी आप देखोगे तो पॉजिटिव है, बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, आई मीन अगर आप इनका प्राइस टू बुक देखोगे तो 1.6 1.7 के रेंज में है। लास्ट 5 इयर्स में इसके स्टॉक को अगर आप देखोगे PNB हाउसिंग को, तो एक ही बार ऐसा था जब इसका प्राइस टू बुक 2.3 के आसपास गया था। तब से कंसिस्टेंटली जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो बुक वैल्यू के नीचे या 1.2 1.3 के प्राइस टू बुक के रेंज में रहा है। तो इनके री रेटिंग का जो बड़ा पार्ट था वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। करंट लेवल से ऑफकोर्स मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि PNB हाउसिंग के स्टॉक को 3 का प्राइस टू बुक या 4 का प्राइस टू बुक मिलना चाहिए, बिकॉज अगर आप इनका ग्रोथ देखोगे या बाकी लीवर्स देखोगे तो वो काफी लो है। आई मीन 18% की ग्रोथ ये कंपनी टारगेट कर रही है। ऑलरेडी बजाज हाउसिंग इतने बड़े बेस के ऊपर 25-26% पे ग्रो कर रहा है। हमारे पास एप्टस है, होम फर्स्ट है, आवास है, या आपका इंडिया शेल्टर है जो 30-35% से ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई मीन इतना बड़ा रीरेटिंग का चांस लगता नहीं है इस परफॉर्मेंस के साथ में। बट यस, जो इनका आई मीन ROA जो इंप्रूव हो जाएगा या एसेट क्वालिटी जो स्टेबल है कंपनी की, तो थोड़ा सा अपसाइड जरूर लगता है। 1.6 1.7 का प्राइस टू बुक है, एंड नॉर्मली 35 से 40% के बीच में बिल्कुल एक री रेटिंग का चांस लगता है, यानी 2.2 2.3 तक का प्राइस टू बुक जा सकता है। ऑन अ हायर साइड अगर कंपनी ने एग्जीक्यूशन गाइडेंस से बेटर दिखाया तो बेस्ट के सिनेरियो में, जहां पे मे बी हम अज्यूम करें कि मार्केट का सेंटीमेंट भी बहुत अच्छा होगा इस कंपनी के लिए एंड ओवरऑल, तो मे बी इनका प्राइस टू बुक 2.5 तक जा सकता है। मतलब करंट लेवल से आप देखोगे तो मोटा मोटा 50-60% का अपसाइड लगता है बेस्ट केस सिनेरियो में, और ओवरऑल अगर हम लेके चलें नॉर्मल केस सिनेरियो में तो अराउंड 30 से 40% का अपसाइड लगता है स्टॉक के अंदर, कंसिडरिंग इस परफॉर्मेंस को कंपनी मेंटेन रखता है। आई मीन जो इन्होंने अभी तक गाइडेंस दिया है, मार्केट जो इनको वैल्यू करेगा वो इसके एग्जीक्यूशन के बेसिस पे करेगा। सो आने वाले क्वार्टर्स में जैसा जैसा इनका एग्जीक्यूशन इस तरीके का रहेगा, इनका स्टॉक में थोड़ा बहुत रीरेटिंग होता रहेगा। लेकिन अगर कल को चल के मैनेजमेंट ने अपने FY27 के गाइडेंस को चेंज किया, लेट्स सपोज उन्होंने बोला कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, या ईल्ड या मार्जिन में जो हम इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, तब तो आई मीन वो रीरेटिंग का जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल गया। हाँ, डाउन साइड यहां से मे बी थोड़ा प्रोटेक्टेड है क्योंकि ऑलरेडी 1.5 1.6 के प्राइस टू बुक पे है, तो डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अपसाइड आई मीन आई गेस 30-40% से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए इस परफॉर्मेंस के साथ में। सो इससे पॉइंट क्या बनता है कि अगर मुझे इस पे बैट करना है तो आई मीन मैं बहुत बड़ा बैट तो नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इसी सेक्टर से। सो वहां पे रीरेटिंग का चांस ज्यादा है। लेकिन हाँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत रीरेटिंग या वैल्यू रीरेटिंग प्ले करना है तो एक रिस्क रिवॉर्ड ठीक है स्टॉक के अंदर, एंड आई मीन 30-40% के एक्सपेक्टेशन के साथ में मैं इसको प्ले कर सकता हूं। फोकस रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में कैसा एग्जीक्यूशन रहता है, वो अगर मेंटेन रहा तो आई मीन ठीक है, उतना रीरेटिंग का चांस बिल्कुल बनता है स्टॉक के साथ में। बाकी हमने इसको डिस्कस किया ही है, तो ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।